Hello everyone. Now I am going to start part 4th of chapter 13 magnetic effect of electric current. So students, in this video we are going to start a new topic, force on a current carrying conductor in a magnetic field. यानी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उससे जो फोर्स एक्सर्ट होगा, जो फोर्स नया एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. यानी जब कभी भी एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है वहां पर. और एक कंडीशन है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. बस ये एक्सपीरियंस कब नहीं होगा? जब हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देंगे. अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे हम, अगर कंडक्टर की डायरेक्शन होगी, जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो उसकी डायरेक्शन होगी, तो हमें ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. अदरवाइज ये फोर्स हमको एक्सपीरियंस होगा. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू interaction between magnetic field due to current carrying conductor and external magnetic field in which the conductor is placed. अब देखिए ये जो फोर्स हमको फील हो रहा है या एक्सपीरियंस हो रहा है, ये फोर्स किस चीज पर एक्ट करता है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के इंटरेक्शन पे, इंटरनल इंटरेक्शन पे, और मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर करंट कंडक्टर प्लेस्ड है उसके एक्सटर्नल इंटरेक्शन पे. तो इन दोनों के कारण ये फोर्स हमको एक्सपीरियंस होता है और इनके ऊपर ये फोर्स एक्ट करता है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन. अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. यानी अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसके प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा? हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो भी फोर्स की डायरेक्शन है वो भी हमारी चेंज हो जाएगी. सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो भी क्या होगा? जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पोल्स. अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे? ये चेंज करेंगे हम मैग्नेट के पोल्स के अंदर चेंज करेंगे. यानी सपोज दैट यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है. अगर हम पोल्स बदल देंगे, यहाँ पर साउथ पोल आ गया और यहाँ नॉर्थ पोल आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. और इसके साथ साथ जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. तो कहने का मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो दो चीज पर डिपेंड करेगी, करंट की डायरेक्शन के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर. दो भी रिवर्स होगा, उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. देखिए फोर्स ऑन द कंडक्टर पे फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा? जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या बनाएंगे? एक दूसरे से राइट एंगल. राइट एंगल मींस 90 डिग्री. यानी करंट की डायरेक्शन सपोज दैट ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में बन गया 90 डिग्री. तो राइट एंगल बनते ही जो एक्सर्ट फोर्स होगा वो इट विल बी मैक्सिमम, वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम पोजिशन पे होगा. नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स. देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन को निकालते हैं कि सपोज दैट अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इट स्टेट दैट इफ द फोर फिंगर, thumb and middle finger of left hand are stretched mutually perpendicular and the forefinger points along the direction of external magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then thumb point the direction of force acting on the conductor. देखिए ये क्या कहता है? देखिए ये तो हमारे, अगर हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया. लेफ्ट हैंड में ये हो गई हमारी मिडिल फिंगर, ये हमारी फोर फिंगर और ये हो गया हमारा थंब. वो ये कह रहा है कि अगर हम
तीनों को इस तरीके से परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, लेफ्ट हैंड में तीनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करें लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। इसमें जो हमारी 4 फिंगर है 8 पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट और मिडिल फिंगर करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, वो एक्सर्ट होने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। सो मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। देखिए इसी स्टेटमेंट को डायग्राम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपकी हो गई मिडिल फिंगर, ये आपकी हो गई 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन में इंडिकेट है, करंट आपका मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में इंडिकेट है। तो जो फोर्स है वो क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स which exert on the conductor, and all 3 fingers are perpendicular to each other. So this it is the states of Fleming's left hand rule. Next topic is electric motor. An electric motor is rotating device used for converting electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। देखिए ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, 2 equal and opposite forces act on the coil which rotates it continuously। देखिए ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और उस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर करंट पास करते हैं, तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं और इन दोनों फोर्स की वजह से इट विल बी रोटेट, वो क्या होगी, रोटेट होगी कंटिन्यूअसली। नाउ टॉक अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल से ABCD कनेक्ट टू अ सोर्स ऑफ करंट। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया, यहां पर एक सिंपल डायग्राम है एक इलेक्ट्रिक मोटर का, तो हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल अज्यूम कर ली ABCD कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ करंट, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, सोर्स है एंड स्विच, यहां लगा दिया हमने स्विच। द कम्यूटेटर R1 एंड R2 आर फिक्स टू द कॉइल, और इससे 2 कम्यूटेटर लगाए हमने R1 और दूसरी साइड इसका कम्यूटेटर R2, एंड प्रेस राइटली अगेंस्ट ब्रशेस X एंड Y, और इन कम्यूटेटर को किससे प्रेस कर दिया, ब्रशेस से, एक ब्रशेस तो X और एक ब्रशेस Y, जो जिन्होंने कम्यूटेटर R1 और R2 को टाइटली प्रेस कर रखा है रेस्पेक्टिवली। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एवरी टाइम। कम्यूटेटर का मेन फंक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का। द कॉइल passes the vertical position that is after every half rotation in electric motor after every half rotation in electric motor, और ये अपनी डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब कॉइल अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब ये कि अगर रेक्टेंगुलर कॉइल में से करंट पास हुआ और 2 अपोजिट फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से वो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होगा, और जैसे ही वो अपना हाफ रोटेशन पूरा करेगा तब क्या करेगा, तब ये R1 और R2 अपना फंक्शन मींस कम्यूटेटर अपना एक्ट करेंगे उसके ऊपर, और वो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, और यानी एवरी हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, कम्यूटेटर अपनी डायरेक्शन चेंज, कम्यूटेटर के थ्रू करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इन इलेक्ट्रिक मोटर स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज अ कम्यूटेटर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हम स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं एज अ कम्यूटेटर, मतलब काम वही रहेगा करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का, लेकिन यहां पर कम्यूटेटर की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिट रिंग्स। देखिए अब ये डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कम्यूटेटर से कनेक्टेड है, कम्यूटेटर को पुश कर रखा है ब्रशेस ने। ब्रशेस यहां पर कौन है, R1 के लिए X लगा हुआ है और R2 के लिए Y लगा हुआ है, और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में प्लेस्ड है। एक परमानेंट मैग्नेट का ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल, और देन इस पूरी कॉइल को आगे फर्दर किससे कनेक्टेड किया गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से। नाउ टॉक अबाउट इट्स वर्किंग। अब ये वर्क करता कैसे, अभी तक बात हुई कंस्ट्रक्शन की।
लेट कॉइल ए बी सी डी बी एन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सपोज दैट हम ये फर्स्टली ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बिल्कुल फ्लैट। व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन then the current flows in the coil ABCD through brush X and flows back to the battery through the brush Y wire ring R2। देखिए सिंपल हॉरिजॉन्टली प्लेस मान लिया हमने रिंग को, रेक्टेंगुलर कॉइल को अज्यूम करा कि हमने रेक्टेंगुलर कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है हमारा। अब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ऑब्वियसली क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। अब सपोज दैट करंट ऐसे फ्लो हो रही है ए बी सी डी, यानी R1 से पास होता हुआ स्प्लिट कम्यूटेटर R1 से होता हुआ ए बी सी डी में होते हुए ब्रशेस वही Y से निकलेगा और ये ऐसा लूप बनाएगा, यानी X से होते हुए रेक्टेंगुलर ए बी सी डी देन Y से होते हुए वापस ने क्या बना लिया करंट ने अपना कंटिन्यूअस लूप। सो यस, नेक्स्ट इज अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल on no force act on arm BC and AD as they are parallel to magnetic field। अब देखिए हम वही लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल वही कहता है कि अगर मिडिल फिंगर कौन सा है अपना करंट के डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो एक्सर्ट होने वाला फोर्स आपके थंब के डायरेक्शन में होगा और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बात यही आती है कि अगर लेफ्ट हैंड रूल होता है तो वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ नो फोर्स एक्ट्स ऑन आर्म BC एंड AD, है ना। तो BC और AD दोनों आर्म पर ABCD था, ठीक है। AB BC CD कंसीडर किया हमने, तो BC आर्म पर और AD आर्म पर देयर विल बी नो फोर्स एक्सर्ट, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा इन पे। और क्यों नहीं करेगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है पैरेलल। और जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था वीडियो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कंडक्टर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस्ड है तो वहां पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। नाउ arm AB experiences a force in downward direction and arm CD experiences an equal force in upward direction, ठीक है। BC और AD पे तो कोई फोर्स लगेगा, बट AB वाली जो आर्म है रेक्टेंगुलर कॉइल की उस पे फोर्स लगेगा कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स। और CD एक्सपीरियंस करेगा सेम मैग्नीट्यूड का इक्वल फोर्स कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। A torque acts on the coil and it rotates in the anti-clockwise direction। तो सपोज दैट ये कॉइल हो गई आपकी ABCD, ठीक है। यानी BC और AD पे तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, पैरेलल होने की वजह से। और ये लगा AB पर आपके डाउनवर्ड्स फोर्स नीचे की तरफ, और इस साइड लगा आपके CD की साइड अपवर्ड फोर्स। तो जैसे फोर्स लगेगा तो ये कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारी क्लॉक होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से रोटेट होगा ये। नेक्स्ट इज while rotating the coil reaches the vertical position, brushes lose contact with the rings। अब देखिए जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ब्रशेस का जो रिंग से कांटेक्ट है ना, जो ब्रशेस ने उसको प्रेस करके रखा है, वो कांटेक्ट वर्टिकल आते ही कॉइल के ब्रेक हो जाएगा वो कांटेक्ट विद द रिंग्स एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग, और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। बट द कॉइल डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था, टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स पोजीशन इधर रेस्ट और मोशन, यही होता है इनर्शिया। अब भाई एक जगह से तो उसने स्टार्ट कर दिया रोटेट होना एंटी क्लॉकवाइज, अब वर्टिकल में जैसे कॉइल वर्टिकल आई और करंट फ्लो होना बंद हो गया, लेकिन इनर्शिया के कारण अभी भी वो क्या करेगी, अपना पूरा रोटेशन हाफ कंप्लीट करेगी, तो इट विल बी रोटेट कंटिन्यूअसली। When the coil passes, next is when the coil passes through the vertical position, then the ring automatically changes their position। और जैसे कॉइल वर्टिकल पोजीशन पर आती है तो रिंग क्या करेंगे, अपना ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज कर देंगी, यानी R1 R2 की जगह आ जाएगा और R2 R1 की जगह आ जाएगा, एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद अपोजिट ब्रशेस। और R2 अब X के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और R1 Y के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। This reverses the direction of current through the coil, but the direction of current on right hand side remain the same। इससे क्या होगा, कॉइल में से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें करंट की डायरेक्शन सेम एज इट इज बनी रहेगी। नेक्स्ट इज सो द फोर्स ऑन राइट हैंड साइड इज ऑलवेज अपवर्ड्स
एंड फोर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसलिए कंटिन्यूअसली क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल का जो राइट हैंड साइड जो आर्म है उस पर कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा, और रेक्टेंगुलर कॉइल का जो लेफ्ट साइड है उस पर कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता रहेगा, और आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। Thus the coil continuously to rotate in anti-clockwise direction. The speed of rotation of the motor can be increased by, अब देखिए ये जो रोटेशन की स्पीड है इलेक्ट्रिक मोटर की हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देयर आर सम सेवरल पॉइंट्स। फर्स्ट टॉक अबाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल। ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप करंट का अमाउंट बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे करंट का, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो रोटेशन है वो भी आपका बढ़ेगा। सेकेंड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। ये भी हमने पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ रखा है कि अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते हैं तो भी रोटेशन बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। थर्ड, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। जितना बड़ी कॉइल लोगे आप, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा करंट का अमाउंट भी फ्लो होगा, और उतना ज्यादा आपका क्या होगा, उसका रोटेशन भी होगा स्पीड का। एंड लास्ट इज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो रेक्टेंगुलर कॉइल की, तो भी क्या बढ़ेंगे उसके स्पीड ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर। अ कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच यूजेस द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसका कहां यूज होता है। एंड फर्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज प्लेस्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को। A large number of turns of the conducting wire in the current carrying coil. Third, a soft iron core on which the coil is wound. The combination of soft iron core and coil is called armature. It enhance the power of motor. देखिए जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर है इसके यूजेस हैं, और ये बनती कैसे है। बनती तो सेम एज इट इज वही है, आपको कॉइल लेंगे, मैग्नेट भी चाहिए होगा, और उस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस करना पड़ेगा, किसी ना किसी सोर्स से आपको करंट की सप्लाई देनी पड़ेगी, और वो अपना रोटेशन दिखाएगी। अब ये जो पॉइंट्स है कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल्स, ये सब वही है जो इलेक्ट्रिक मोटर के हमने ऊपर पहले पढ़े हुए हैं, और किस किस तरीके से किस बेसिस पे हम इसको नंबर ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन टर्न बढ़ा सकते हैं। एक जो खास बात है इसमें, पॉइंट नंबर थर्ड, कि अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर एंड कॉइल इज कॉल्ड एन आर्मेचर। कि जो सॉफ्ट आयरन कोर और जो कॉइल का कॉम्बिनेशन होता है ये आपका कहलाता है आर्मेचर, और ये आपका क्या डिसाइड करता है, मोटर की पावर, कि कितना मोटर पावरफुल होगा। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं कि इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस फॉर कूलिंग एंड वेंटिलेशन। फैंस के अंदर इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स का। इट इज यूज्ड इन वाटर पंप्स, घर में जो वाटर पंप्स होती हैं उन वाटर पंप्स में भी इसका यूज किया जाता है आपका कमर्शियल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का। इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अप्लायंस लाइक वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, रिकॉर्ड प्लेयर्स एक्सेट्रा। और ये जितने भी अप्लायंसेस का मैंने नाम लिया है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, कंप्यूटर्स हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, मिक्सर, ग्राइंडर्स हो, यहां पर भी सब क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का ही यूज किया जाता है। यानी ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जाम्पल है।